नमस्ते एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध और उसके कारणों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 के मध्य लड़ा गया। प्रारंभ में इस युद्ध को द ग्रेट वार यानी कि महान युद्ध कहा गया और आगे चल करके जबकि विश्व को दूसरे महायुद्ध की विभीषिका से लड़ना पड़ा, तब जाकर के आगे चल करके इस महायुद्ध को प्रथम विश्व युद्ध के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, 1871 से 1914 के मध्य का काल यूरोप के इतिहास में सशस्त्र शांति का काल माना जाता है। 1870-71 में जबकि फ्रांस को पराजित करके प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ और युद्ध में के पश्चात फ्रांस को एक अपमानजनक संधि और अपने महत्वपूर्ण प्रदेश अल्सास और लॉरेन से हाथ धोना पड़ा। तब से लेकर के 1914 तक के काल दोनों देशों के परस्पर संबंधों पर ही टिका रहा। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति और गुप्त संधियों के मायाजाल से यूरोप में एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि जब कभी भी फ्रांस जर्मनी से अपने अपमान का बदला लेना चाहे तो उसे कोई मित्र प्राप्त नहीं हो। तो ये जो सशस्त्र शांति का युग था, इसकी एक विशेषता ये थी कि यूरोपीय शक्तियों में आपसी आत्मविश्वास और भय की भावना चरम सीमा पर पहुंच गई थी और समस्त विश्व तनाव के एक ऐसे माहौल में जी रहा था कि उसमें एक चिंगारी भर से सब कुछ नष्ट हो सकता था। फ्रैंको प्रशन युद्ध के पश्चात विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि आज के बाद इन दो राष्ट्रों जर्मनी और फ्रांस पर नजर रखनी चाहिए, इन्हीं के द्वारा भविष्य निर्धारित होगा। वास्तव में सीधे तौर पर तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण जर्मनी और फ्रांस के बीच वैमनस्य को माना जा सकता है, किंतु क्योंकि इस वैमनस्य के कारण ही यूरोप में गुप्त संधियों का जाल बुना गया, अविश्वास, शस्त्रीकरण और तनाव का माहौल पैदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की बात करें तो प्रमुख कारण रहे उग्र राष्ट्रीयता की भावना, सैन्यवाद और सशक्तिकरण, आर्थिक राष्ट्रवाद के चलते हुए साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिद्वंदिता, कूटनीतिक संधियां और गुटबंदी, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, कैसर विलियम का चरित्र, सामाजिक असंतुलन, समाचार पत्रों और प्रचार साधनों का प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव और तत्कालिक कारण। आइए अब हम उन कारणों की विस्तृत चर्चा करें जिनके चलते हुए कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी विनाशकारी युद्ध से विश्व को दो चार होना पड़ा। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय हितों में तीव्र टकराव था। जर्मनी द्वारा अल्सेस और लॉरेन छीन लिए जाने के अपमान को फ्रांस कभी नहीं भूल पाया। 1871 से 14 की अवधि में फ्रांस की नीति इस बात पर केंद्रित थी कि अल्सास और लॉरेन को जर्मनी से कैसे वापस लिया जाए, और जर्मनी का सदैव यह प्रयास रहा कि कूटनीतियों और गुटबंदियों के द्वारा वह फ्रांस को एकाकी बनाए रखे और ताकि फ्रांस अल्सास लॉरेन लेने का प्रयास ना कर पाए। इसी प्रकार रूस और ऑस्ट्रिया के हित पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में टकराते थे। बगदाद रेलवे लाइन को लेकर के जर्मनी और इंग्लैंड के मध्य तनावपूर्ण संबंध थे। इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य व्यापारिक और नौसैनिक प्रतिद्वंदिता बढ़ती ही जा रही थी और ऑस्ट्रिया और इटली के हित भी ट्रिस्टे बंदरगाह को लेकर के तनाव में थे। इन परस्पर विरोधी हितों को साधने के लिए यूरोपीय देशों ने एक दूसरे के साथ गुप्त संधियों का मायाजाल रचा, जिसका कि प्रणेता बिस्मार्क था। इन संधियों की गुप्त कूटनीति के कारण ही यूरोपीय देश दो शिविरों में विभाजित हो गए। ये दो बड़े शिविर थे, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल आंतात। इस संधि प्रणाली अथवा गुटीय विभाजन का प्रारंभ तीन सम्राटों की लीग 1873 से होता है और उसके बाद 1879 को ऑस्ट्रो जर्मन संधि होती है। 1882 में ट्रिपल अलायंस बनता है और
दूसरे शिविर की शुरुआत 1894 की फ्रांस रूस की संधि से होती है। आंग्ल फ्रांस समझौते और आंग्ल रूस समझौते के परिणाम स्वरूप ही 1907 ईस्वी में त्रिराष्ट्र सौहार्द अर्थात ट्रिपल अंतर्राष्ट्र के रूप में एक अन्य गुट अस्तित्व में आता है। दोनों शिविरों के राष्ट्रों के सेनाध्यक्ष इन संधियों को ध्यान में रखते हुए 1912-13 से ही युद्ध की योजनाएं बनानी प्रारंभ कर चुके थे। स्पष्ट है कि इस द्विगुटीयकरण के कारण यूरोपीय राष्ट्र एक दूसरे को संदेह की नज़रों से देख रहे थे और इस प्रवृत्ति ने युद्ध की संभावना को और प्रबलता को बढ़ा दिया था। 1870 के बाद से ही यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य सैन्यवाद की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। इस अवधि में यूरोपीय देशों ने यद्यपि कोई युद्ध तो नहीं किया, किंतु युद्ध की संभावना सदैव बनी रही। इसीलिए सभी देशों के रक्षा व्यय वार्षिक आधार पर बढ़ते गए। सभी प्रमुख देशों ने अपने यहाँ पर अनिवार्य सेवा योजना, सैनिक सेवा योजना लागू कर दी थी। रक्षा उद्योगों से जुड़े हुए संगठन युद्ध की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे थे और ऐसी मानसिकता के चलते हुए युद्ध धीरे धीरे अवश्यंभावी हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रकार की अराजकता व्याप्त हो गई थी। सभी देश अपने आप को असीम रूप से सार्वभौम समझने लगे थे और अपनी सुरक्षा और अपनी राष्ट्रीय सम्मान को अनुकूल न लगने वाले किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय नियम या अनुबंध को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। स्पष्ट है कि राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई यह प्रवृत्ति अत्यधिक खतरनाक रूप लेती जा रही थी। यह आक्रामकता यूरोप तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एशियाई देश विशेषकर जापान जैसे देश भी इसकी चपेट में आ चुके थे। इसी चरम राष्ट्रवादी चेतना के कारण ही हर देश अपनी नीति के अतिरिक्त दूसरे पक्ष को न्यायोचित मानने को तैयार नहीं था। इस उग्र राष्ट्रवाद की समस्या को बाल्कान समस्या ने और भी अधिक बढ़ा दिया और वहां के नवोदित राष्ट्र इस राष्ट्रवादी भावना के चलते हुए ही किसी भी प्रकार से संतुष्ट प्रतीत नहीं हो रहे थे। राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार के साथ साथ ही आर्थिक साम्राज्यवाद के प्रसार ने भी महायुद्ध के लिए तैयार हो रहे बारूद में वृद्धि की। यूरोपीय राष्ट्रों के तीव्र औद्योगिक विकास के बाद प्रत्येक राष्ट्र को कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल को खपाने के लिए नवीन मंडियों की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई यूरोपीय जनसंख्या के आवास और खाद्य समस्या का निराकरण भी आर्थिक साम्राज्यवाद और उपनिवेश की स्थापना के रूप में माना गया। जर्मनी इस औपनिवेशिक विस्तार की दौड़ में सबसे अंत में शामिल हुआ और उसने नारा दिया कि वी वांट ए स्पेस अंडर द सन, और इस प्रकार से यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य उपनिवेशवाद की दौड़ और ज़्यादा बढ़ गई। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी बन गया और इसका परिणाम केवल एक ही हो सकता था, युद्ध। तत्कालीन उग्र राष्ट्रवादी और सैन्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में समाचार पत्रों के योगदान को भी प्रमुख माना गया है। यूरोपीय राष्ट्रों के समाचार पत्रों और साहित्य लेखन ने युद्ध का माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सही व गलत का मापदंड सिर्फ राष्ट्रीय हित ही रह गए थे। साहित्य में राष्ट्रों का गौरवगान किया जा रहा था और इतिहास को प्रत्येक राष्ट्र अपने मन मुताबिक तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत कर रहा था। इतना ही नहीं, जातीय विद्वेषता और श्रेष्ठता का माहौल तैयार किया जा रहा था। जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ ऐसा ही दुष्प्रचार किया जा रहा था। इस राष्ट्रवादी ज्वर में अब जनता अपने राष्ट्र, अपनी सरकार और अपने शासक को पर्याय समझ रही ही थी। विवेक से लिखना, पढ़ना और सोचना अब संभव नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व विश्व में ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण स्थापित कर विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपनी मनमानी कर रहा था और इससे यूरोप की राजनीति में एक प्रकार की अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। तात्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरोजोवा में 28 जून 1914 को एक आतंकवादी संगठन ब्लैक हैंड अर्थात काला हाथ, जिसका की संबंध सर्बिया से था, द्वारा हत्या।
इस हत्याकांड में ऑस्ट्रियाई राजकुमार के साथ उसकी पत्नी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे सारा यूरोप स्तब्ध हो गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी ठहराया और 1 महीने बाद उसे एक अल्टीमेटम भेजा कि वह तुरंत इस अल्टीमेटम को स्वीकार करे, अन्यथा उसके खिलाफ युद्ध छेड़ा जाएगा। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की सभी मांगों को मान लिया, केवल एकमात्र जो उसके राष्ट्रीय गौरव और उसकी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ थी को मान के अलावा। लेकिन ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के साथ, चूंकि उसका अंतर्राष्ट्रीय संधि हो चुकी थी, उसने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ यूरोप के अधिकांश राष्ट्र जो कि एक दूसरे के साथ गुप्त संधियों के द्वारा बंधे हुए थे, संधियों के मकड़जाल के चलते हुए इस विश्व युद्ध की विभीषिका में कूद पड़े। धन्यवाद।